आज के दिन जॉर्डन के इलाके में जो अमेरिका का बेस था वहाँ पर अटैक हुआ है और 3 अमेरिका सर्विस मेंबर्स की मौत हो गई है। ये ड्रोन अटैक हुआ था और इसमें नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन का जो अमेरिका का बेस था बना हुआ, उसमें ये ड्रोन अटैक हुआ था। और ये ड्रोन अटैक कल के दिन हुआ था, सैटरडे की नाइट को हुआ था। और इसको जो कैरिड आउट किया था वो रेडिकल ईरान बैक मिलिटेंट ग्रुप, जो कि सीरिया और इराक में ऑपरेट होते हैं, जैसे इनको प्रॉक्सी ग्रुप कह सकते हैं। तो प्रॉक्सी ग्रुप ने अमेरिका के बेस को निशाना बनाया। बाइडन जो राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी हमला किया है हम उनको उनको छोड़ेंगे नहीं और उनको निशाना बनाएंगे। 3 सर्विस मेंबर्स की मौत हुई है और इसके अलावा 34 सोल्जर घायल हो गए। जो अटैक है ये पहली बार हुआ है जब से लड़ाई गाजा में शुरू हुई है। उसके बाद अमेरिका में सिपाहियों की मौत का ये पहली घटना सामने आई है कल के दिन जो हुई थी। हालांकि कल ये घटना हुई थी, आज इसके बारे में खुलासा हुआ है। अभी ये क्लियर नहीं है कि कितने यूएस के जो ट्रूप्स थे वो इस बेस में मौजूद थे। बेस को टावर 22 के नाम से जाना जा रहा है। और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि अमेरिका ने यहाँ पर क्या क्या वेपन्स रखे हुए थे, क्या क्या उसने डिफेंस करने के लिए इस तरीका अपनाया था, और क्या वजह हो गई कि जब अमेरिका है वो इन डिफेंसेस जो उसने यूज़ करा था यहाँ पर डिफेंस, एयर डिफेंस, तो फेल क्यों हुआ, इसके ऊपर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो अमेरिका ने, जैसे कि मिडिल ईस्ट में उसके कई देशों में बेसिस है, इराक में है, सीरिया में है, जॉर्डन में है। तो इन बेसिस में अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को रखा रहता है। और जो ये सोल्जर्स है, जब से गाजा में लड़ाई शुरू हुई है तब से ये ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है उनके साथ इनका ड्रोन उनके ऊपर हमला होता रहा है। इससे पहले भी कई ईरान बैक प्रॉक्सी है जिन्होंने अमेरिका के जो बेसिस सीरिया और इराक में थे वहाँ पर भी हमला किया था। लेकिन किसी भी अमेरिका सिपाही की अभी तक मौत की खबर नहीं आई थी, क्योंकि एयर डिफेंस वहाँ पर अच्छी तरीके से कर रखा था। तो आखिरकार यहाँ पर आज जो कल घटना हुई है उसमें क्या कमी हो गई है? और अगर देखा जाए तो अमेरिका ये लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अभी तक ये जो भी प्रॉक्सी ग्रुप है ये ईरान द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ईरान ही इनको चलाता है, जो भी कार्रवाई ये ग्रुप करते हैं तो माना जाता है इनके पीछे ईरान का हाथ होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे कहा है कि वो इसको अब रिस्पॉन्ड करेंगे जो अटैक है। तो उनका कहने का क्या मतलब है, क्या वो ईरान में अटैक करेंगे या फिर वो जो प्रॉक्सी ग्रुप्स इराक और सीरिया में जो उनका बेसिस है उनको निशाना बनाएंगे? इससे पहले अमेरिका ने प्रॉक्सी ग्रुप के बेसिस को तो निशाना बनाया, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है। तो क्या ईरान के ऊपर हमला करके अमेरिका एक नया एक एस्केलेशन करेगा? ये एक महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि जो अमेरिका है वो भी चाहता है कि लड़ाई फैले ना, और ईरान ने भी कहा है वो भी नहीं चाहता है कि लड़ाई फैले। लेकिन अमेरिका के जो सिपाहियों की आज 3 सिपाहियों की मौत हुई है, तो इससे जो बाइडन के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिका के कई खासतौर में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बाइडन को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। जैसे कि कई रिपब्लिकन पार्टीज़ के जो नेता हैं उन्होंने इस आज की जो 3 सिपाहियों की मारे जाने की खबर आई है उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने बाइडन के दरवाजे के सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि बाइडन ने जिस प्रकार से ईरान को इतने लंबे समय तक ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, साथ में बाइडन बाइडन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे वो यहाँ यूएस के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये रिपब्लिकन पार्टीज इस समय बाइडन से ये भी अपील कर रही है कि बाइडन को तुरंत यूएस फोर्सेस को ईरान के ऊपर अटैक करने का आदेश दे देना चाहिए। और जो मिलिट्री जनरल्स है वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका को अब बहुत हो गया, अब उस सैनिक की जो नीति है उसकी अब उसको छोड़ना पड़ेगा और सीधे जो ईरान है, यानी कि जो मूल समस्या है उसका जो जड़ है वो ईरान है, तो ईरान को निशाना बनाना पड़ेगा। ये अब काफ़ी लोग कहने लग गए। और इसमें अगर बाइडन, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन होने प्रेसिडेंशियल, तो बाइडन को अगर अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखना है या उसको पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है तो उनको कुछ कड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आज कहा है कि UNRWA एक ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि फ़िलिस्तीन लोगों की मदद करती रही है। तो इसके बारे में एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि इसको जो फंडिंग है इसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि कल और परसों के दिन कई देशों ने इसकी जो फंडिंग थी उसको रोक दिया था। खासतौर में अमेरिका ने कदम उठाया था। अमेरिका के बाद ब्रिटेन और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और एक
3-4 देश औरों ने ये फंडिंग को रोक दिया था। और वो फंडिंग इसलिए रोकी थी क्योंकि UNRWA के ऊपर आरोप है कि UNRWA से जुड़े हुए कुछ लोग थे जो UNRWA में काम करते थे। उन्होंने 7 अक्टूबर का जो अटैक था इसराइल के ऊपर, उन्होंने उस अटैक में भागीदारी की थी। तो UNRWA के ऊपर जब ये रिपोर्ट आई, इसराइल ने रिपोर्ट निकाली थी, तो उसके बाद UNRWA ने इन लोगों को बाहर कर दिया था, उन जॉब से निकाल दिया था, और UNRWA ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी UNRWA की जो फंडिंग थी उसको अमेरिका ने रोक दिया था, और अमेरिका ने कहा था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक हम UNRWA की फंडिंग को रोक रहे हैं। अब सवाल ये है कि UNRWA जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है गाज़ा के अंदर, जितने भी सप्लाईज है उसको UNRWA लेके जा रहा है गाज़ा के लोगों तक, और UNRWA ने अभी तक UNRWA के काफ़ी वर्कर्स मारे गए, 150 की संख्या में अभी तक लड़ाई में UNRWA के वर्कर्स मारे गए। तो UNRWA यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अगर UNRWA की फंडिंग को रोक दिया जाता है तो UNRWA के जो काम है उसमें बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और उसके कारण जो UNRWA है वो अपने काम को ढंग से नहीं कर सकता। ये एक इसी का अंदेशा आज एंटोनियो गुतेरेस ने जताया, जो कि UN के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की गलती की सज़ा पूरे UNRWA को नहीं दी जा सकती है। जबकि जो UN में इसराइल के एम्बेसडर है गिलाद एर्दन, उन्होंने कहा है, उन्होंने गुतेरेस के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा गुतेरेस को हमने कई बार रिपोर्ट भेजी थी जिसमें हमने गुतेरेस के सामने ये एविडेंस भी रखे थे कि जो UNRWA है ये हमास के साथ मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी गुतेरेस ने कोई कदम नहीं उठाया। तो गिलाद एर्दन ने सीधे सीधे उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस के ऊपर सवाल उठा दिया। गाज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है अशरफ इल किदरा, उन्होंने कहा है आज के दिन कि जो खान यूनिस का इलाका है वहाँ पर 2 हॉस्पिटल बड़े बड़े, नसीर और अल अमर हॉस्पिटल, यहाँ पर कंप्लीट फेलियर हो चुका है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, यानी हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं हो पा रही, बिजली भी यहाँ से कट चुकी है। तो इस हॉस्पिटल में बिल्कुल ब्लॉकेट वाली स्थिति हो गई। और जैसे कि इसराइल ने इस समय खान यूनिस के इलाके में वो कार्रवाई कर रहा है, और खान यूनिस में उसने कई जगहों में हॉस्पिटल के सामने उस सेना भेज दी है, और सेना ने पूरा यहाँ पर कर्फ्यू की जैसी स्थिति में लगा दिया है। तो कोई भी एम्बुलेंसेस यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। कई पेशेंट है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकल नहीं पा रहे वो इधर की तरफ से। तो ये जो हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनमें इस समय सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है। ऑक्सीजन जो सप्लाई से वो नहीं मिल पा रही, जिस कारण ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। अभी ये खबर आई है कि एग्रीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, और एग्रीमेंट कराने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ाया जा सके। तो इसमें जो शामिल हो रखे एक US, कतरी, इज़राइल और इजिप्ट, ये 4 देश मिलके ये इन्होंने आज फ्रांस में इन 4 देशों के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मीटिंग रखी थी फ्रांस में। और इसमें CIA डायरेक्टर जो US की यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका नाम है बिल बंस। उन्होंने एक फ्रेमवर्क उन्होंने जारी किया है जिसके तहत वो चाहते हैं कि जो इसराइल के जो नागरिक जिनको हमास ने कैप्चर कर रखा है उनको छुड़ा दिया जाए। बदले में इसराइल 2 महीने के लिए लड़ाई को रोकेगा। ये उन्होंने अपना प्लान दे रखा है। अब देखना ये है कि क्या इसको इसराइल मानता है और क्या इसको हमास मानता है। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो ये लड़ाई सुनने के बाद दूसरा एग्रीमेंट होगा। इससे पहले भी एक एग्रीमेंट हो चुका है जिसके तहत 100 हॉस्टेजेस को हमास ने छोड़ दिया था, बस बदले में इसराइल ने 1 हफ्ते के लिए लड़ाई को रोक दिया था। उसके बाद ये जो एग्रीमेंट था वो टूट गया था, और उसके बाद कोशिश कई सारी की गई, कतर ने की, इजिप्ट ने की एग्रीमेंट कराने की, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अब ये कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब देखना होगा कि एग्रीमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अमेरिका के वाइट हाउस ने आज स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने कहा है कि इसराइल की जो उसकी पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं किया है उसने। तो उसका कहने का मतलब ये है कि खबर ही आई थी NBC न्यूज़ में, जिसमें ये NBC न्यूज़ में खबर छपी थी कि जो US है वो डिस्कस कर रहा है कि इसराइल के जो वेपन्स इसराइल को भेजे जाते हैं उसकी पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि इसराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसको संभल के करे। तो इसके ऊपर जब रिपोर्ट NBC न्यूज़ ने छापी थी तो अमेरिका के जो वाइट हाउस है उसने उसको रिपोर्ट को उसने झूठा साबित कर दिया, यानी गलत साबित कर दिया रिपोर्ट को, और कहा कि ऐसा कोई हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, और हमारा जो पॉलिसी इसराइल के साथ है वो पहले जैसी बनी हुई है। और पॉलिसी ये है कि इसराइल के साथ हम खड़े हो रखे, बिल्कुल उसके समर्थन में हम, और इसराइल का हक है हमास को ख़त्म करने का, उसमें हम इसराइल के साथ बने हुए। जो UK की डिफेंस सेक्रेटरी ग्रैंड सैप, उन्होंने आज कहा है कि वो हाउती के खिलाफ जो ऑपरेशन में शामिल हो रखे उसमें वो आगे भी रहेंगे। आज के दिन हाउती ने UK की एक
नेवल शिप को निशाना बनाया। ये इसका नाम है HMS डायमंड और इसमें हाउथी ने मिसाइल अटैक किया था। हालांकि उसको HMS डायमंड का जो एयर डिफेंस है उसने उसको मार ही रहा, तो किसी की हताहत नहीं हुई है। लेकिन ये अभी भी हाउथी के जो अटैक है वो इधर रेड सी के इलाके में अभी भी चल रहे हैं। और जैसे कि यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रैंट सैप, उनका कहना है कि वो हमें इससे डरने वाले नहीं है। अगर हाउथी अगर वो निशाना बनाते हैं तो हम उसके ऊपर फिर से जवाबी कार्रवाई करेंगे।